हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं मिस्टर उदय जोशी के साथ, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में और ये एक्स बैंकर भी है और फॉरेक्स में भी इनको एक्सपीरियंस है और ये हाल फिलहाल एंटरप्रेन्योर है और बैंकिंग इंडस्ट्री से इनका बहुत अच्छा खासा नाता है। सो ये पॉडकास्ट से आपको सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फाइनेंस रिलेटेड सारा नॉलेज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपको पता चलने वाला है। ये इनका खुद का स्टार्टअप भी है, रिक्रूटमेंट फर्म है इनकी खुद की। सो इन्होंने स्टार्ट करी थी 4-5 साल पहले। सो अभी ये बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप है और काफी मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, कंपनीज को, और काफी हेल्प हो रही है सबको। सो चलिए सर से पूछते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम गुड चिराग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर ब्लॉग। एक्साइटेड टू बी हियर। देखते हैं हाउ इट गोस। सो सर, आपके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताओ, फाइनेंस का आपका कैसा बैकग्राउंड था? सी आई एम एन MBA फाइनेंस और इसके बाद मैंने बैंकिंग में करियर शुरू किया था इन द ईयर 2001 और अराउंड 20 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव इन बैंकिंग। सो वेदर इट बी रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस। सो मैंने इंडिया में भी काम किया है और ओवरसीज भी काम किया है। आई वाज इन शंघाई फॉर ऑलमोस्ट 6 years एज हेड ऑफ ट्रेड। सो एक्सपीरियंस सब करके अभी आई वाज लास्ट हेडिंग द गुजरात फॉर MNC वर्टिकल और बस उसके बाद से लाइक आई हैव स्टार्टेड माय ओन रिक्रूटमेंट फर्म बिकॉज आई बिलीव दैट देयर इज अ इमेंस स्कोप इन द रिक्रूटमेंट बिजनेस व्हिच इज लाइक which will be the next big thing. I believe that for the industry to follow. So सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल सभी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब करना चाहते हैं, लेकिन सभी को पता नहीं होता कि कैसे करना है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। काफी सारे लोग जो होते हैं ब्रोकर की बातों में आ जाते हैं, फिर फ्रॉड और स्कैम में फंस जाते हैं, फिर उनका बेचारों का हार्ड एंड मनी फंस जाता है उसमें। सो मुझे ये जानना है आपसे कि अगर कोई यंग यूथ है या आज का, तो उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक तो खुद में होता है, लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है ना। सो बेसिक इट स्टार्ट्स विद सेविंग अकाउंट ऑल्सो। सो नाउ इंडिया में तो बहुत अब लिटरेसी बढ़ गई है। पहले तो लोग डब्बों में पैसे रखते थे, वैसे इंडिया से अब हम उस लेवल पे आ गए कि सब लोगों को पता है कि बैंक क्या है, सब लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, मतलब बहुत लोगों को पता है। तो इन्वेस्टमेंट में सेविंग भी आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है, स्टॉक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं और तरह तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आती है। करना क्या है, हमको चूज करना है कि हमारे लिए क्या है, और कोई एक प्रोडक्ट किसी के लिए सही नहीं होता। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक बास्केट, वो बास्केट लेके आपको आगे बढ़ना है कि हमको उसमें चेंजेस करते जाना है। बात इतनी सी है कि आज आप जो हो उससे आपको बेहतर बनना है, तो उसके लिए क्या है, हर एक दिन खुद को हर एक दिन इम्प्रूवमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट विच इज बीटिंग द इन्फ्लेशन रेट्स। अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, so go for the investment which is beating the inflation, then you are ready, then you are earning more than others. वही, it's like a race. फिर सर ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहता है, SIP या ट्रेडिंग करना चाहिए? देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक बास्केट होता है स्टॉक्स का, वो बास्केट आपके लिए कोई मेंटेन कर रहा है। उसका एडवांटेज क्या है कि आपको पता नहीं कौन सा स्टॉक अच्छा है, पता नहीं कौन सा स्टॉक में कब एंट्री लेनी है। तो म्यूचुअल फंड एक कंपनीज रहती है, वो एक बास्केट बनाती है कुछ स्टॉक्स का, जैसे IT स्टॉक्स का बास्केट बना लिया, या फिर उन्होंने एक बास्केट बनाया तरह तरह के स्टॉक्स का। अब वो आपके लिए वो मैनेज कर रही है। तो समवन हु डज नॉट नो इक्विटी मार्केट्स वेरी वेल, हु डज नॉट हैव टाइम टू लुक फॉर द स्टॉक्स इंडिविजुअली, वो लोग म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हैं। और सिर्फ वही लोग नहीं, सभी लोग जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इज अ स्टॉक पोर्टफोलियो व्हिच इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल। उसके चार्जेस रहते हैं, उसका कॉस्ट रहता है व्हिच इज नॉमिनल एंड व्हिच कैन बी बेयरेबल। लेकिन इसमें एक चीज है कि वो
म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इक्विटी हम जो भी बात करें वो उसी के लिए है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखे। शॉर्ट टर्म के लिए विजन नहीं होना चाहिए, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मानना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को देखते आ रहा हूँ। सो आप करो और ऐसा इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड में भी करना चाहिए, थोड़ा स्टॉक्स भी होना चाहिए, लेकिन देखभाल, स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क तो रहता है। स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क रहता है, सो म्यूचुअल फंड सेफ ऑप्शन है अगर हम देखें थोड़ा कंपैरेटिवली। सेफ तो कुछ नहीं होता है, एफडी सेफ है ना, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, बिकॉज सेफ आजकल के यूथ को मैं स्पेशली बोलूँगा, सेफ उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है तो उसमें एज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। रिस्क प्रोफाइल में जाते हैं तो एज वाइज आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो अभी कमा रहे हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उससे ज़्यादा कमाओगे, यू कैन मेक अप फॉर दैट लॉस, तो इसलिए आप रिस्क ले सकते हो। सो इसमें एज का भी फैक्टर रहता है? बिल्कुल रहता है, एज का फैक्टर रहता है, आपका टाइप ऑफ जॉब आप जो अर्निंग के लिए कर रहे हो उसका फैक्टर रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं, उसका भी फैक्टर रहता है। तो सर मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ये ETF क्या होते हैं? ETFs सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो कि ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे, लेकिन वो क्या है, देखो थोड़ा सा वन लेवल अप हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम लोग यूथ की बात करें तो बेटर है कि हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में न जाके मैं म्यूचुअल फंड एडवाइस करूंगा, ऐसे स्टॉक्स एडवाइस करूंगा जो ब्लू चिप कंपनीज के हैं, SIP ना, SIP, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो लाइक फंड्स ट्रेड होते हैं। तो वो फंड्स ट्रेडिंग होता है, उसको कौन वॉच करेगा? सो बेटर इज टू हैव दिस प्लेन एंड सिंपल इफ यू आर बिगिनिंग। अगर आप थोड़ा सा उसमें पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली ETF इज आल्सो गुड ऑप्शन। राइट, एग्जैक्टली सर। सो ये आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए जो अभी सर ने बताया कि आपको SIP म्यूचुअल फंड वगैरह में जाना चाहिए। ETF वो थोड़ा हाई रिस्क पे जाता है। सो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस रिलेटेड, कि आपने फाइनेंस में 20 साल गुजारे हैं। सो आपके सामने कई सारे हर्डल्स आए होंगे फाइनेंस में, स्टार्टिंग में, बीच में। सो मतलब आपकी करियर हिस्ट्री में ऐसा कौन सा फाइनेंस का जो मतलब मोस्ट डिफिकल्ट हर्डल था जो आपने सॉल्व किया, और आपने इसको कैसे फेस किया? देखो, फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। और अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो जब मैंने MBA किया था तो उस समय फाइनेंस में लोग जाना भी नहीं चाहते थे, बिकॉज फाइनेंस वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिफरेंट ऑप्शन। अकाउंटिंग जैसा ही लगता था लोगों को। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में फाइनेंस बहुत बढ़ गया है और पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस में जो, अगर इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स थिंग्स व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इज आर वेरियस, लाइक यू नो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स। आई वाज इनटू ट्रेजरी आल्सो। सो ट्रेजरी रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस करते हो वो समझना और उसको अप्लाई करना वाज समथिंग व्हिच आई हैव मैनेज्ड, I have solved and I have convinced in the betterment of the clients कैसे करना है. So various products are there in the market like treasury products, forex products. उसको मैंने जो किया है, which I think that I could solve many problems of my customers. Great. So sir, treasury product क्या होता है? देखो, ट्रेजरी में क्या होता है कि आप, like if you talk about treasury, again it's a too vast thing to explain in one answer. बट ट्रेजरी जो मैं हैंडल करता था, मैं उसकी बात करूं तो मोस्टली फॉरेक्स रिलेटेड ट्रेजरी. सो ट्रेजरी इज अ डीलिंग काइंड ऑफ सेटअप विच टेक्स द रेट्स. सो मार्केट से जब इंटरफेस होता है कि आज डिमांड सप्लाई क्या है, मार्केट टू मार्केट, बैंक्स टू बैंक्स अगर इंटरेक्ट करते हैं और लेते हैं रेट्स और उसकी फंडिंग होती है बैक एंड में, तो वो ट्रेजरी का काम होता है. जैसे आज मान लो कि आपके पास $1000 हैं, आपको $1000 बाहर भेजने हैं, तो $1000 जो है वो आप कैसे बाय और सेल करोगे, या तो आपको अगर वो चाहिए $1000 बेचने के लिए, तो आपके पास तो रुपया है, राइट. अब वो रुपए को डॉलर में जब कन्वर्ट करते हो तो सामने वाली जो बैंक रहती है जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो उसका सेटलमेंट करती है. अच्छा, वो जो सेटलमेंट का काम है वो ट्रेजरीज करती है. तो वो फॉरेक्स ट्रेजरी का काम हो गया, या फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाली ट्रेजरी का काम हो गया.
इसी तरह से इंडियन रुपीस में भी ट्रेजरी डील करती हैं। तो बैंक का जो ट्रेजरी फंक्शन होता है वो बड़ा होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो उसमें जब हम काम करते हैं तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें। सो सर, मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आजकल सभी जगह का इन्वेस्टमेंट हो गया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट में हो गया, म्यूचुअल फंड, फिर ट्रेडिंग, ये सब में हो गया। सो रियल एस्टेट के बारे में आपका क्या कहना है? रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और कोई भी प्रोडक्ट जिसका हमको पता है कि डिमांड बढ़ने वाला है वो अच्छा प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो गोल्ड कैसा है कि गोल्ड खदानों से निकलता है, राइट? अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, निकलता जाता है। तो उसका डिमांड सप्लाई में हमेशा गैप रहता है, इसलिए प्राइस बढ़ेगी। लैंड का भी ऐसा ही है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन आज आप देखो कहाँ, मतलब 2 बिलियन हुआ करते थे और अभी 8 बिलियन लोग हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो लैंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलवेज गुड। अब ये लैंड डज नॉट मीन ओनली कि रियल एस्टेट में लैंड ही आता है, उसमें आपको रहने के लिए घर भी, बिकॉज उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए तो घर चाहिए, लैंड पे तो आके कोई रह नहीं सकता। तो वो हमेशा एक रहेगा। जैसे जैसे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी और वहाँ इन्वेस्टमेंट करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। राइट। और आजकल तो सभी जगह डेवलपमेंट हो रहा है, तो सारे जो बड़े बड़े होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, बिल्डर, तो ये सारों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही रहता है। बिल्कुल। बट चिराग, एक चीज बताओ, सब लोग कर सकते हैं लैंड में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट? नहीं, सभी नहीं कर सकते। जो मतलब वेल सेटल क्लास है, वेल्थ वाली, या जो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो मतलब लोअर मिडिल क्लास है वो नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए मेरी पर्सनल एडवाइस रहती है कि आप एसआईपी में स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना, बिकॉज मैंने भी पर्सनली एसआईपी स्टार्ट कर दी है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट करो लेकिन स्टार्ट करो, ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो चिराग, इसमें अभी जैसे रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्ट करना है लेकिन उतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो हम लाखों इन्वेस्ट कर सकें, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, देयर इज वन ऑप्शन नाउ इन इंडिया कॉल्ड रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा। अभी वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं कि जैसे ऑफिस स्पेसेस होती हैं, तो वो लोग, रीट जो होता है इट्स अ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट ऑफिस स्पेसेस को खरीदता है और उसका जो पब्लिक इशू होता है या फिर उसकी जो इक्विटी होती है वो पब्लिक में देते हैं। तो इट्स लाइक कि आई एम बाइंग अ ऑफिस बिल्डिंग बट आई डोंट हैव दैट मच मनी, सो आई इन्वेस्ट अलॉन्ग विद सेवरल अदर्स, राइट? सो रीट क्या होता है, रीट एक लिस्टेड लाइक इट्स लाइक स्टॉक्स, ओके? आप उसको एक्सचेंज में बाय और सेल कर सकते हो और उसका जो पैसा रहता है वो जाता है प्रॉपर्टीज खरीदने में, और वो प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम आती है वो उसका डिविडेंड रहता है। अच्छा। तो वो डिविडेंड आपको रीट देगा आफ्टर डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए इट्स लाइक दिस कि आज मेरे पास पैसा है ना, लेट्स से मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। वो 1 करोड़ रुपए में मैं जाके एक बहुत अच्छी इसमें जाके मैं एक छोटा सा ऑफिस खरीदता हूँ, राइट? तो उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी आती है, वो मुझे देती है रेंटल इनकम में, उससे रेंटल इनकम इज मोर देन रेसिडेंशियल रेंटल इनकम। लेट्स से मुझे जो रेंटल इनकम का रिटर्न आ रहा है वो 7% का है और ये हर साल बढ़ता रहेगा, बढ़ जाएगा, और मेरी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है, राइट? लेकिन मेरे पास 1 करोड़ अगर नहीं है और मैं किसी ऐसी कंपनी के साथ जाऊं जो कि इस 1 करोड़ को बनाने के लिए 200 लोगों को ले, तो मुझे सिर्फ 50,000 ही अगर उसमें इन्वेस्ट करना पड़े तो कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा, राइट? और वो 50,000 के प्रोपोर्शनेट अगर मुझे वो रेंट आ जाता है, रेंटल इनकम आ जाती है, तो मेरे लिए कितना अच्छा है चिराग, राइट? ये काम करता है रीट, है ना? तो वैसे ही इन्वेट भी होता है, रीट होता है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको एक एवेन्यू देते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, है ना? सो कोई भी चीज, मतलब आज गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि कोई भी चीज किसी में भी इन्वेस्ट आप कर सको, इतना सहूलियत दी है, इतने अच्छे ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिए हैं। सो रीट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेबी, एक्सचेंज ट्रेडेड है, उसके नियम कायदे कानून है, आप जाके उसको स्टडी करो, छोटे अमाउंट से उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसा 10,000 रुपीज इज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आई थिंक अभी तो कम कर दिया होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 10,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में, रीट में, राइट? सो सर, मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने मतलब काफी साल
फॉरेन कंट्री में भी गुजारे हैं, चाइना में, तो वो मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस चिराग। और चाइना के बारे में अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इट्स अ वंडरफुल कंट्री। इतने सारे लोग हैं वहाँ पे जिनको चाइना ने पॉवर्टी से एलिवेट किया है। सो इट्स अ अमेजिंग एग्जांपल फॉर एनी कंट्री टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ चाइना। आई हैव lived in China for almost 6.5 years. सो मैंने जो देखा है, पीपल आर हैप्पी, पीपल आर प्रॉस्परस। आज चाइनीज लोगों के पास जितना पैसा है, आई थिंक वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी के पास उतना पैसा नहीं है। सबसे रिच इकोनॉमी है और लोग रिच बने हैं बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक थिंग्स विच हैव हैपेंड देयर। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट चाइना। अमेजिंग कंट्री, अमेजिंग पीपल। और मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो चाइना को फॉलो कर रहा है इन वेरियस थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी। हम काफ़ी चीज़ों में उनसे आगे हैं, बट एज अ कंट्री आई थिंक दैट हम लोगों को काफ़ी चीज़ें उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं और हमको उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। काफ़ी कुछ सीखना है, जरूरी है सभी से। तो अभी थोड़ा फाइनेंस से हटके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं सर से। उनका इसमें भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और सक्सेसफुल स्टार्टअप तो है ही, मैंने जैसे आपको बताया। तो स्टार्टअप की बात करते हैं तो सर अभी सभी कुछ मतलब जो यंग युवा है वो खुद का कुछ फाउंड करते हैं, एजेंसी स्टार्ट करते हैं, सोशल मीडिया वाला कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे सोशल मीडिया की। सो अगर कोई न्यू बिगिनर है तो अगर उसको कोई स्टार्टअप करना है छोटा वाला, किसी के हेल्प के लिए, अपने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या स्टेप इनिशियल जो लेने चाहिए? मुझे हमेशा ये लगता है कि स्टार्टअप वो करना चाहिए भेड़ चाल के जैसे नहीं। आपको ये सोचना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, है ना। जैसे हम जॉब करते हैं कोई, तो भी हम चॉइस करते हैं ना कि आज हम फाइनेंस में जाएंगे, आज हम मेडिकल में जाएंगे, आज हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, तो हम कुछ सोचते हैं। तो स्टार्टअप करने के लिए भी यही सोचना ज़रूरी कि आज हम वो कौन सा काम है जो हम सबसे अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें जो भी यूथ है उसको यही मैं एडवाइस करूँगा कि आपको यही सोचना है कि विच थिंग इज बेस्ट फॉर यू, यू कैन डू बेस्ट। और वो आप काम को जस्टिफाई अगर कर सकते हो, उस चीज में आपको जाना चाहिए। आपकी यूनिकनेस क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप सबसे हटके क्या कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अलग हटके वाला चीज सबको आता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें हम लोग को वो देखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आज किसी को तकलीफ है, उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो चीज सबको पसंद आती है ना। सो आज मान लो कि कोई एक छोटी सिटी है, उसमें हॉस्पिटल नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। उसको सॉल्यूशन क्या रहेगा? कोई अगर एंटरप्रेन्योर आते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल डाल देते हैं ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया किसी ने, है ना। इसी तरह से लाइक हम जितने भी इन्वेंशंस देखें आज हिस्ट्री में, तो इट वाज बिकॉज ऑफ देयर वाज सम प्रॉब्लम एंड व्हिच वाज सॉल्व। सो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वैसे ही हमको वो देखना है कि लोगों को कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, वहाँ पे हम लोगों को जाके स्टार्टअप करना है। जैसे मान लीजिए कि एक नई सोसाइटी बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है ना, वहाँ पे रहने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, है ना। लेट्स से 500 फ्लैट की सोसाइटी, और वहाँ पे आज अगर ग्रोसरी स्टोर नहीं है आसपास, आप वो प्रॉब्लम है उनके लिए। आज जाना उनको 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो वहाँ पे अगर किसी ने स्टार्टअप किया, चलेगा, सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब जहाँ पे जिसको नीड है, अगर उसको प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप वो चीज सर्विस प्रोवाइड करोगे तो सक्सेसफुल आप हो सकते हो। डेफिनेटली सर की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मतलब आई वुड से टू द ऑडियंस आल्सो कि जो भी चीज करो, मतलब ऐसा सोच के करो कि इट्स अ जॉब। स्टार्टअप है, आपका खुद का बिजनेस है, तो डज नॉट मीन दैट you can do anything, right? You have to be disciplined, और वो डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा लोग वो हो जाते हैं, लेकिन मेहनत है इसमें, और जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही सक्सेस होगा कोई भी एंटरप्रेन्योर। सो सर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आजकल जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, वो अगर फाइनेंशियली थोड़े बहुत फ्री होना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं?
उनको क्या करना चाहिए कि वो छोटे छोटे स्टेप लेके फाइनेंशियली थोड़े फ्री हो सके, मतलब उसको घर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए पापा की पॉकेट मनी पे या अच्छा वैसा, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं हो सकता, फाइनेंस तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अर्ली एज में ही काम शुरू कर देते हैं, लेकिन भारत में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, उनको मतलब नीचे देखा जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मेंटालिटीज आर चेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यूथ है, इवन कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, तो अभी इट्स टू अर्ली फॉर इंडियंस टू अडॉप्ट दिस, क्योंकि बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अगर कॉलेज गोइंग है तो आई वुड से कि डू समथिंग एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हॉबीज से, आपके किसी छोटे मोटे काम से आपको एक्स्ट्रा इनकम दे। सो इसको पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। दैट विल नॉट बी ब्रेड अर्निंग फॉर यू एज अ मेन करियर, बट एज अ साइड बैक एटलीस्ट यू विल अर्न। For example, if you have some music hobby, you can go and play somewhere and earn something. तो ये आपको एज अ पॉकेट मनी या फिर आपका जो डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स है, इसको ये काफी हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपके पास अगर कोई स्किल है छोटी बहुत, तो उसको आप परफॉर्म करके कुछ भी कर सकते हो, मतलब छोटा बहुत अर्न कर सकते हो जी। तो इसी से मेरा सर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर कोई स्किल सीख ले तो उसमें फ्रीलांसिंग करके कैसे अर्न कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग देखो, इसके लिए क्या होता है कि जो स्किल है हमारी, उसके लिए हमको प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो स्किल है उसमें हम लोग कहाँ सबसे अच्छा अर्न कर सकते हैं, या फिर वो चीज़ को हम कितने अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रमोट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने सोशल मीडिया से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये स्किल जो है वो प्रमोट होके सही ऑडियंसेस तक, सही व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं कोई, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। मुझे भी सर यही लगता है, आपके थॉट्स से मैं 100% एग्री करता हूँ। काफी सारी वेबसाइट्स भी रहती है फ्रीलांसिंग के ऊपर, मतलब जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com है, ये सारी जो है। लेकिन उस पे क्या है कि सर बहुत सारी ऑडियंस है और उस पे गीक भी रैंक करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको मतलब मार्केट में निकलना पड़ेगा, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से भी मतलब पूछना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, मांग सकते हो आप उससे काम। फिर अपने स्कूल में, कॉलेज में आप पूछ सकते हो, अपने मेंटर से भी पूछ सकते हो, राइट सर? तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आज का दौर है वो इट्स अ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, सो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड से, कि इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको वो चीज चूज करनी है जो आपके लिए काम की, क्योंकि आज का युवा जो है वो भटक रहा है। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब सबसे अच्छा काम करता है भटकाने के लिए, सबसे अच्छा टूल है। लेकिन एट द सेम टाइम यूट्यूब सबसे अच्छा टूल है इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे अच्छा टूल है नॉलेज के लिए। इससे अच्छा कोई टूल ही नहीं बना है, मैं तो ये समझता हूँ। तो उस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर है। कोई अगर इलिटरेट है उसको भी अगर आप वीडियो चला के दे दोगे तो वो भी देख सकता है, लेकिन इंटरनेट पे जाके वो इंग्लिश में पढ़ नहीं सकता है। हाँ, तो ये यूट्यूब की बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये मतलब हर किसी को ये हेल्प कर सकता है, लेकिन उसमें से आप क्या ले रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और सर मुझे पर्सनली ये लगता है कि लिंक्डइन को ज्यादा लेवरेज करना चाहिए। सो आपका थॉट क्या है इसके ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर? हाँ, लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म, सो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है ये। सोशल मीडिया के जितने मतलब आप चैनल्स पे जा सकते हो अपने आप को, जैसे कोई प्रोफेशनली अगर काम कर रहा है उसको वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग, उनको रीच करना है, तो आई थिंक लिंक्डइन से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है कि लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो प्रोफेशनली, मनी अर्निंग के लिए भी वहां से प्रोफेशनल क्लाइंट ला सकते हो। जैसे आपको इंस्टाग्राम पे वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है, जैसे आप रील देख लो, ये सारे कुछ फालतू के वीडियोस भी आते हैं। इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा है। लिंक्डइन पे उतना नहीं है, लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट स्क्रॉल कर सकते हो तो वो भी कुछ नॉलेज वाली पोस्ट होंगी, वहाँ पे प्रोफेशनल्स नेटवर्क है सर जैसे होंगे,
तो काफी सारा लिंक्डइन से कुछ सीखने काफी मतलब सीखने को भी मिलता है वहाँ पे। ऐसी पोस्ट आती है जो मतलब इरेलेवेंट नहीं है ना, और सीखने को काफी मिलता है लिंक्डइन पे जाके। लोगों से आप ऐसे लोगों से टच में आते हो जिनके प्रोफाइल्स देख के आपको समझ में आएगा कि आपको आगे करियर प्रोग्रेशन कैसे करना चाहिए। मोटिवेशन मिलता है वहां से, मुझे पर्सनली मिला है, सर से भी काफी कुछ मिला है मुझे सीखने को और मोटिवेशन। मेरा सर से एक लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल काफी सारे एआई टूल्स आ गए मार्केट में और बहुत ही ये कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा जॉब को, ह्यूमन की जॉब को रिप्लेस कर देगा। तो सर आपका क्या थॉट है इसके बारे में? देखो क्या होता है कि ऐसे शोर हमेशा मचते रहते हैं। जैसे मैं आता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री से, तो बैंकिंग में जब हम लोगों ने शुरू किया था तब तब होता था पेपर वर्क, रजिस्टर्स में एंट्री होती थी, मैन्युअली एंट्री होती थी, और उसके बाद आते कंप्यूटर्स। तो लोगों को ये लगने लगा था कि कंप्यूटर्स तो लोगों की जॉब छीन लेंगे, क्योंकि जो काम हम करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर्स करने लगे, तो लोगों की जरूरत कहाँ है? जो 10 लोग मिलकर काम करते थे कंप्यूटर अकेला एक में करता है। लेकिन उस टाइम का जो बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टाफ स्ट्रेंथ था आज उसका 10 गुना है, 15 गुना है। तो बिकॉज आपको इवॉल्व करना पड़ेगा नए नए चीजों में। ये चीजें तो आती रहेगी, आप आज इसको रोक नहीं सकते, आपको उस चीज को मान के ही आगे चलना है। लेकिन उसको इवॉल्व किया, जैसे बैंकों ने क्या इवॉल्व किया कि दे वेंट इनटू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, उनको और लोग लगने लग गए। They mastered the skill of unnecessary works which was to be done manually. उन्होंने कंप्यूटर पे शिफ्ट करके जो मैन पावर था उसको दूसरी जगह यूटिलाइज किया। भले वो मैन पावर नहीं यूज हो पाया जो एकदम उसी में से ट्रेंड थे। अगर उनको सेल्स के लोग चाहिए तो सेल्स क्या है, दूसरे लोग आए, लेकिन आए तो सही, बढ़े तो सही। आज एज एन इंडिविजुअल आपको ये देखना है कि एआई मेरा जॉब खा जाएगा करके आप अगर आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वही सोच के बैठ जाओगे तो एआई क्या, कुछ भी आपका जॉब खा जाएगा, कुछ कह नहीं सकते फिर आप तो एआई को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को ब्लेम करो। अगर जॉब जाता है तो जॉब नहीं जाएगा एआई से। मेरा ये मानना है कि एआई जॉब नहीं खाएगा, आपको इवॉल्व होके उसको कैसे करना है। जैसे हम लोग याद हो चिराग, तो हम लोग कंटेंट राइटर ढूंढ रहे थे। कंटेंट राइटर का जो जॉब है सबसे पहले एआई की नजर उस पर ही पड़ेगी ऐसा आ रहा था। लेकिन आज भी कंटेंट राइटर से, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आपका थॉट प्रोसेस कोई नहीं ले सकता। एग्जैक्टली सर। आज आपने जो अभी सीखा है, आज आपने जो इमोशनली अनुभव किया है, वो कोई भी मशीन नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। आपके इमोशंस जो हैं वो तो आपके पास ही है ना, आपकी इंडिविजुअलिटी है वो एआई के पास कभी भी नहीं आएगी। बिल्कुल वही वो जॉब अभी भी है, लोग ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जॉब एआई खाए। सो ये मिसकंसेप्शन सभी का रहता है कि एआई जॉब खा जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। जैसे कंटेंट राइटर की बात ले लें तो जो एआई लिखता है वो मतलब एक टेक्निकल होता है, वो इमोशन वाला नहीं होता। अगर कोई ह्यूमन बीइंग लिखता है तो वो उसमें उसके इमोशन रहते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए थे और मेरा ऐसा ऐसा अनुभव रहा उसमें। तो एआई तो कभी जॉब नहीं खा सकता, लेकिन आप एआई से हेल्प ले सकते हो। वो आपका काम 10x फास्टर कर सकता है। वो चीज सीखो, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो सीखो, और एआई की मदद से आप काम को फास्ट कर सकते हो, इजी कर सकते हो। ये एडवांटेज है, तो आप इसका सही से यूज करना स्टार्ट करो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इससे बहुत ही सीख सकते हो। If you cannot beat your opponent, join him. Right. So guys, if you enjoy this podcast, make sure to hit the like button और subscribe to my channel। और सर को भी जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मैं इनका लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसे ही पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं नीचे डाल दूंगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एडियोस।